सो इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो हमने जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर भी पढ़ा था। यहाँ हम जो है वो स्पेसिफिकली बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, और हम उस कॉज की भी बात करेंगे कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाने का जो कॉज होता है वो कॉज क्या होता है। और डेफिनेशन की अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन के, तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में हमने जस्ट इतना पढ़ा था, बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेशन तुमने पढ़ी है वो बताओ। A force that keeps a body in a moving circle. ये तो हमारे पास जो है वो डेफिनेशन हो जाएगी उस फोर्स की। यहाँ हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। सो इसकी डेफिनेशन या इसका मतलब ये होता है कि अ बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही हो, तो यहाँ तक जो डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन की है। बट यहाँ पर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो इट्स मीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो वो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। सो और अब एक डायग्राम के थ्रू जो है वो हम ये भी देखेंगे कि बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, सो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन में जब भी बॉडी मूव करती है तो सर्कुलर मोशन में मूव होते हुए जो है वो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। वेलोसिटी इज नेवर कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। डेफिनेशन क्लियर है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो हो सकती है ना। यूनिफॉर्म या क्या कहते हैं कांस्टेंट जो है वो वेलोसिटी नहीं होती अगर हम सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात करें। तो उस केस में अगर कोई और टाइप का मोशन है तो वहाँ स्पीड और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। बट सिर्फ सर्कुलर मोशन जिसकी अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती कभी भी। वही चीज़ मैं अभी डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ओके। सो पीछे अभी हमने जो बात की सर्कुलर मोशन की, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो विद कांस्टेंट स्पीड, तो उस मोशन को जो है वो हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉज की, कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, हमें पता है कि किसी भी टाइप का मोशन हो, मोशन का जो कॉज है वो हमेशा फोर्स होती है। सो अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ सर्कुलर मोशन के कॉज की बात करें तो सर्कुलर मोशन का जो कॉज है वो एक फोर्स होती है ऑब्वियसली। और जो फोर्स बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करे, ऐसी फोर्स को वी कॉल सेंट्रीपिटल फोर्स। सो डेली लाइफ में वो तमाम जगह जहाँ पर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। लाइक फॉर एग्जांपल सन जो है, सन के अराउंड जो है वो अर्थ रिवॉल्व करती है इन ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ। इट्स मीन कि सन अर्थ के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस अर्थ। इट्स मीन कि अर्थ और मून के दरमियान जो है वो एक फोर्स है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है मून को। दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से अगर मैं एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को बांध के गोल घुमाऊं तो वो स्टोन का ऊपर भी जो फोर्स लग रही होगी इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली वॉशिंग मशीन में या फिर जूसर मशीन में जब हम उसको ऑन करते हैं
तो वो उसके अंदर जो मटेरियल या मैटर मौजूद होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इट्स मीन कि उस मैटर को जो फोर्स सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो तमाम जगहों पे डेली लाइफ में जहां पर भी अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो इट्स मीन वहां एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो कि उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रही है, एंड दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। डेफिनेशन समझ आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स की? हाँ आ गई। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करते हैं कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उसके ऊपर जो है वो कौन सी फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इनकी डायरेक्शन जो है वो किस किस तरह से होती है। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी का सर्कुलर पाथ मौजूद है और हम एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक बॉडी है। इस बॉडी को हमने एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो टाइट कर दिया और टाइट करने के बाद जो है वो उसको हम इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हैं। सो लेट्स से इस बॉडी का जो मास है इट इज m, और ये जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है जिस सेंटर के अराउंड जो है वो ये बॉडी जो है वो मूव करेगी। सो लेट से ये जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। सो ये हमारे पास आ गई मोशन की डायरेक्शन। सो अगर ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, सो जो फोर्स इस बॉडी को मूव करवा रही है इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहां मैंने जो है वो इस स्ट्रिंग की मदद से इस बॉडी को जो है वो टाइट कर दिया और इसको मैं सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूं, और जो फोर्स इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो हम जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस स्ट्रिंग की मदद से जो है वो अप्लाई हो रही है। इस स्ट्रिंग की मदद से जो है वो इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब है स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स असल में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है यहाँ इस केस के अंदर, और इसको सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कुलर पाथ। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी इस पोजीशन में है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, जिसको हम इस तरह से एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक सर्टेन इंस्टेंट पे या एक सर्टेन पॉइंट पे ये बॉडी मूव होके जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाती है और जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास ये हमारे पास आ गया इसका स्ट्रिंग। सो अब अगर हम फोर्स की डायरेक्शन देखें तो इट इज अगेन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगी। तो ये हमारे पास आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। इसी तरह से अगर ये बॉडी किसी भी इंस्टेंट पे मौजूद होगी डिफरेंट पोजीशन पे, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल रहती है। सो ये वो फोर्स है जो कि इस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रही है। अब लेट सपोज जब बॉडी जो है वो इस पोजीशन पर पहुंची जो कि अभी मैंने सबसे लास्ट में बनाई है, इस पोजीशन पे अगर इस स्ट्रिंग को हम यहाँ से कट कर देते हैं तो स्ट्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा? जो स्टोन होगा वो सेंटर की तरफ मूव करेगा और गिर जाएगा। अच्छा, सो अगर इस स्ट्रिंग को अगर हम जो है वो कट कर देते हैं तो उसका मतलब है ये जो स्टोन है या ये जो बॉडी है वो इस तरह यूं सेंटर की तरफ जो है वो सेंटर की तरफ जो है वो मूव करने लग जाएगा। बट ऐसा केस नहीं है, असल में ऐसा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ मैंने फोर्स बनाई है कि फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, तो उसका मतलब है कि फोर्स को हटा देने से ये बॉडी जो है वो सेंटर की तरफ मूव नहीं करेगी।
ये बॉडी जो है वो हमेशा कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी जो अभी मैं बना रहा हूं। लेट से अगर इस पोजीशन के ऊपर जो है वो बॉडी के स्ट्रिंग को जो है वो हम कट कर देते हैं, तो ये जो बॉडी है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर बॉडी यहाँ से कट ऑफ हो जाती है, यहाँ स्ट्रिंग को हम कट कर देंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी कट हो जाएगी, वो भी रिमूव हो जाएगी। तो ये बॉल सेंटर की तरफ मूव नहीं होगा, बल्कि बॉल जो है कुछ इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट के ऊपर कट हो जाएगी स्ट्रिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगी, तो ये बॉल या ये जो बॉडी है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाएगी। और लेट सपोज अगर ये पोजीशन बॉल की कुछ इस तरफ थी यहाँ पर, और हम स्ट्रिंग को कट ऑफ कर देते हैं जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर थी, तो अब अगर मैं स्ट्रिंग को कट ऑफ कर दूंगा तो अगेन ये स्ट्रिंग जो है वो सेंटर की तरफ मूव नहीं करेगा, बल्कि अब इस बॉल की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। तो ये जो तमाम डिफरेंट पोजीशन पे मैंने डायरेक्शन बनाई है, एक्चुअली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सिमिलरली दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज वेलोसिटी। और जिस तरह हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन बताई दैट इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिल्कुल इसी तरह से जो वेलोसिटी होती है बॉडी की, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, सो इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के हमेशा टेंजेंट होती है, और यहाँ जो टेंजेंट का मतलब है वो है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंट होती है सर्कुलर पाथ के। सो अगर हम यहाँ फोर्स और वेलोसिटी को देखें, तो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वेलोसिटी और फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर ये स्ट्रिंग कट ऑफ हो जाता है, तो स्ट्रिंग के कट ऑफ होने के बाद ये जो बॉल है या जो बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल मूव नहीं करेगी, या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल मूव नहीं करेगी, बल्कि ये टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ मूव करेगी। अगर इस इंस्टेंट के ऊपर ये स्ट्रिंग कट ऑफ हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिमूव कर दें अगर हम, तो ये जो बॉल है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और इस डायरेक्शन को जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इट इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। इस इंस्टेंट पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स रिमूव हो जाए या फिर हम स्ट्रिंग को कट कर दें, तो अगेन ये बॉल जो है वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ मूव करेगी। तो यहाँ मैंने जो एरोज बनाए हैं, दीज एरोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन को हम टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ या टेंजेंट टू द फोर्स कहते हैं। बात समझ आ गई? यहाँ पे दो चीजें, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी, जिसकी डायरेक्शन मैंने बना के दिखाई। हर केस में 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है वेलोसिटी और फोर्स के बीच में। हाँ, वेलोसिटी और फोर्स हमेशा जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर इस तरह से टेंजेंट फॉर्म करते हैं। और यहाँ जो मैंने सिंबल बनाया है, इट इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। सो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान। ओके, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ाया था, दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने सीखा था कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो इट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, जिसमें हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था दैट F इज इक्वल्स टू ma। हमेशा फोर्स के अप्लाई होने से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली जब बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, एंड दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करें या क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम कहेंगे कि वो फोर्स जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसी तरह से अगर हमसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिफाइन करने को कहें, तो हम डिफाइन करेंगे दैट
द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो एक्सेलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो है वो जैसे सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि फोर्स और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम होती है। फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, इनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, तो बिल्कुल इसी तरह से सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होती है। तो जिस तरह यहाँ मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाई हुई है डायग्राम में, जिस तरह मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन बनाई है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन मार्क करें, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरह से आएगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ हमारे पास आ गई डायरेक्शन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। क्लियर है यहाँ तक? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड फोर्स हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होती है और वेलोसिटी आउटसाइड द सर्कुलर पाथ। हाँ, शुरू वाली बात तुमने सही कही कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर होती है, बट जो वेलोसिटी जो तुमने कहा कि वेलोसिटी हमेशा आउटसाइड होती है, तो इसको हम आउटसाइड नहीं कहते। देखो मैंने यहाँ पे अलग से सेंटर यहाँ पे लिख के भी बताया है कि वेलोसिटी हमेशा जो है वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होती है, इसको आउटसाइड नहीं कहते। आउटसाइड का मतलब ये होता है कि अगर हम स्ट्रिंग कट करें और ये बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाता तो इसको आउटसाइड कहते, अगर ये बॉल इस डायरेक्शन में चला जाता तो उसको आउटसाइड कहते, या बिल्कुल स्ट्रेट इस डायरेक्शन में चला जाता तो हम इसको आउटसाइड कहते। जो 90 डिग्री वाली मैंने वेलोसिटी की पोजीशन बनाई है इसे हम आउटसाइड नहीं कहेंगे, इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। क्लियर है? हाँ, ओके, सो अब हम देखते हैं इनके मैग्नीट्यूड को, दैट फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इट डिपेंड्स ऑन v स्क्वायर ओवर r। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, दैट इट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। इसी तरह से अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है m v स्क्वायर ओवर r। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। अगर हम इस यहाँ पर इसके यूनिट्स भी मार्क कर दें, सो मास जो है वो हमेशा मेजर होगा किलोग्राम के अंदर, वेलोसिटी का स्क्वायर मेजर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर, और जो ये डिस्टेंस है आर, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, वो हमारे पास मेजर होगा मीटर्स के अंदर, और ये जो फोर्स है हमारे पास इसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके, सो मैं जो है वो बुक की कोई प्रॉब्लम निकालता हूँ, उसके इसी से रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करते हैं। बुक मौजूद है तुम्हारे पास? हाँ है मेरे पास। ठीक है, बुक के लास्ट में देखो सेंटीपिटल फोर्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, मुझे उसका नंबर भी बताओ। ओके, पेज नंबर मैं बताता हूँ, पेज नंबर हमारे पास इसका है, पहले सॉल्व मेरे एग्जाम्पल ख्याल देख। से प्रॉब्लम 3.10। ठीक है, वो प्रॉब्लम से पहले हम जो है वो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल तुम देखो पेज नंबर 78 के ऊपर।
सो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कहा है कि स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम, एक स्टोन है हमारे पास जिसका मास हमारे पास गिवन है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हम नोट कर लेते हैं दैट इट इज द मास ऑफ द स्टोन। और हमें कहा है कि इट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। ये जो 1 मीटर है असल में हमारे पास ये इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के। और साथ साथ हमें कहा है कि इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये जो स्टोन है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। और हमें फाइंड आउट करने को कह रहे हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन मौजूद है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखानी है। तो जैसे मैंने अभी डायग्राम के अंदर बताया था कि जब स्टोन को हमने स्ट्रिंग के साथ टाइट किया तो हम उसको सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे थे। और मूव करने के लिए हम स्ट्रिंग को यूज कर रहे थे। इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रिंग की मदद से अप्लाई हो रही थी। और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स थी वही टेंशन फोर्स असल में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही थी। तो यहाँ पर भी हम उसी टेंशन फोर्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन फोर्स हमारी इक्वल हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है mv²/r। यहाँ तक क्लियर है डेटा? हाँ। ठीक है। अब डेटा को एक चीज गौर से देखो, तो डेटा के अंदर हमें जो है वो मास ग्राम्स के अंदर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 kg। बिकॉज ग्राम जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, ग्राम जो है वो हमारा सीजीएस यूनिट है। तो हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। तो अब मेरी तमाम क्वांटिटीज जो है वो एसआई यूनिट के अंदर है। तो फोर्स या टेंशन मालूम करने के लिए मैं जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मास हमारे पास हो जाएगा 0.1। वेलोसिटी हमें गिवन थी 5, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2.5। ओके, हमारे पास आ जाएगा 2.5। और यूनिट क्या लगाएंगे हम? न्यूटन। न्यूटन। हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा इक्वल्स टू न्यूटन। ये प्रॉब्लम क्लियर है? हाँ। ओके। इसी तरह से जो हमारे पास एक प्रॉब्लम मौजूद थी, प्रॉब्लम नंबर 3.10, पेज नंबर था हमारे पास इसका 83। प्रॉब्लम को रीड करो और डेटा फॉर्म करवाओ मुझे। मास 0.5 kg। ठीक है, मास इज इक्वल्स टू 0.5 kg। वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। रेडियस 50 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास गिवन है r इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड आउट करने को कह रहे हैं? सेंटीपिटल फोर्स। हमें जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करने को कहा है। सो सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने पढ़ा FC इज इक्वल्स टू mv²/r। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को चेक कर लें। डेटा हमारा सारा SI यूनिट के अंदर गिवन है। रेडियस नहीं गिवन है, इसे मीटर रेडियस में को चेंज करना होगा। मीटर में कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 10। 100। 100। डिवाइड कर देंगे हम इसको 100 से, तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा 0.5 मीटर। तो अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें इस फॉर्मूले के अंदर तो वी हैव मास इज इक्वल्स टू 0.5, वेलोसिटी इज 3, तो इसके स्क्वायर कर दिया एंड डिस्टेंस इज 0.5।
तो 0.5 और 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सिंपली हमारे पास फोर्स आ जाएगी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू 9 न्यूटन्स। क्लियर है प्रॉब्लम? हाँ। ओके, सो